अब आ जाइए जरा सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 बात करता है रेस जुडिकेटा की। अब देखिए डिफरेंस क्या है 10 और 11 में। 10 बात करता है कि एक कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, सब्सिक्वेंट कोर्ट में अगर इनिशिएट हो गया है तो उसको स्टे कर दिया जाएगा। वेयरएज रेस जुडिकेटा क्या बोलता है कि अगर सेम मैटर ऑलरेडी एक कोर्ट डिसाइड कर चुका है, बस बेसिक डिफरेंस पहले समझना, अगर सेम मैटर ऑलरेडी एक कोर्ट डिसाइड कर चुका है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का, तो जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है जहां दोबारा वो मैटर लेके आया गया है, वो इस मैटर को एंटरटेन नहीं करेगा। वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, सब्सिक्वेंट कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस मैटर को एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज द सेम मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज एंड वेयर द मैटर इन इशू वाज डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू। ये सारे एसेंशियल अगर इधर भी फुलफिल हुए हैं, सेम पार्टी के बीच में है, मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू था पिछले में भी, इसमें भी वही है, और पिछला सूट अगर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसका जजमेंट आ चुका है, तो सब्सिक्वेंट कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन ही नहीं करेगा अगर प्रीवियस सूट डिसाइड हो गया है पहले तो। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं रेस जुडिकेटा, कि भैया दोबारा सेम मैटर तो नहीं चलेगा। बेसिक बात यही है 11 में, और वो जो पॉइंट्स हैं अगर आपको समझ में आ गए हैं, मैटर इन इशू क्या है और डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियल इन इशू कब होता है, जब वो मेरिट डिसाइड अफेक्ट करे, इस इतना इंपॉर्टेंट हो मैटर हो, वो मेयरली एक इंसिडेंटल मैटर इन इशू नहीं होना चाहिए। अब जरा देखिए 11 के एक एक करके एसेंशियल और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड बताता हूं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। एक पहले सूट था, उसमें भी यही मैटर इन इशू डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू था, और अभी सेम मैटर लेके सेम पार्टी दोबारा आ गई है दूसरे कोर्ट के सामने। ऐसे में क्या होगा, सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। अब देखिए यहां पे भी सेम बात है, ये है कोर्ट 1, ये है कोर्ट 2। क्या क्या एसेंशियल्स है रेस जुडिकेटा के, उनको समझ लीजिए, याद नहीं करना है, समझना है थोड़ा सा। तो जरा एक बात पहले, अब इसमें फॉर्मर कोर्ट और सब्सिक्वेंट कोर्ट की बात चल रही है। फॉर्मर कोर्ट कौन सा होगा, सब्सिक्वेंट कौन सा होगा, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। उसके लिए आ जाइए एक्सप्लेनेशन 1 पे, जरा इसका एक्सप्लेनेशन 1 पढ़िए। द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट शैल डिनोट अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन वेदर और नॉट इट वाज इंस्टीट्यूटेड प्रायर देयरटू। तो भैया फॉर्मर कोर्ट वो माना जाएगा जहां मैटर पहले डिसाइड हो गया, भले इंस्टीट्यूट बाद में हुआ हो, लेकिन मैटर डिसाइड पहले हो गया। जैसे मान लीजिए कोर्ट 1 में एक मैटर इंस्टीट्यूट हुआ इन द ईयर 2009। इन द ईयर 2009 एक मैटर स्टार्ट हुआ, सेम मैटर स्टार्ट हो गया एक दूसरे कोर्ट में, कोर्ट 2 में, और ये हुआ आपका 2011 में इंस्टीट्यूट, ये हुआ 2011 में। अब कोर्ट 1 में ये मैटर डिसाइड हुआ है 2015 में, 9 में इंस्टीट्यूट होके 15 में डिसाइड हुआ। इधर सेम मैटर 11 में इंस्टीट्यूट हुआ और डिसाइड हो गया 2013 में। डिसाइड कब हो गया, 2013 में डिसाइड हो गया। अब बताइए इसमें फॉर्मर सूट कौन सा है, ये अभी भी चल रहा है, कहने का मतलब 15 इसको अपन नहीं करते हैं, इधर अभी चल रहा है। इंस्टीट्यूट 2009 में हुआ था, सेम सूट बिटवीन दी सेम पार्टी, जहां सेम मैटर इन इशू था, वो उधर 2011 में इंस्टीट्यूट हुआ, लेकिन 13 में उस कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया। अब रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा क्या, इसमें फॉर्मर सूट कौन सा माना जाए, फॉर्मर कोर्ट कौन सा माना जाएगा, ये बताइए, कौन सा सूट फॉर्मर माना जाएगा। सो फॉर्मर माना जाएगा ये जो पहले डिसाइड हो गया है, जो पहले डिसाइड हो गया है। अब क्योंकि ये पहले डिसाइड हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ये जो है इस पे लग जाएगा रेस जुडिकेटा, इस पे लग जाएगा रेस जुडिकेटा, और यहां जो डिक्री होती है वो वॉइड होती है रेस जुडिकेटा की, क्योंकि आपको ट्राई ही नहीं करना है। अगर मान लीजिए इसको आपने डिसाइड, पता ही नहीं चला कि दूसरा सूट चल रहा था, भाई देखिए सेक्शन 10 का फोर्स में आएगा जब सब्सिक्वेंट कोर्ट में ये मैटर रेज होगा कि भाई साहब ये मैटर पहले से चल रहा है, ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास चल रहा है, तो सेक्शन 10 एक्सरसाइज करके सब्सिक्वेंट कोर्ट क्या करेगा, स्टे लगा देगा प्रोसीडिंग पे और पहले वाले को चलने देगा। लेकिन मान लीजिए एक कोर्ट में ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो गई, दूसरे कोर्ट में भी इंस्टीट्यूट हो गई, और इसने डिसाइड भी कर दी, स्टे लग ही नहीं पाया, पता चल ही नहीं पाया, इसने ऑलरेडी डिसाइड कर दी, सब्सिक्वेंट वाले ने। 2009 में मैटर स्टार्ट हुआ था, दूसरे कोर्ट में 11 में और 13 में डिसाइड भी हो गया। अब क्योंकि इधर ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, अब क्योंकि इधर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मैटर, तो 2009 में जिस कोर्ट में स्टार्ट हुआ था इस पे लग जाएगा रेस जुडिकेटा, और ये जो है खत्म। अगर इसमें भी डिक्री आ गई
तो वो वैलिड नहीं होगी, वो होती है वॉइड डिक्री रेस जुडिकेटा से जो आई है। अब जरा एक बात और समझिएगा, ये तो आप समझ गए कि कौन सा फॉर्मर कोर्ट और कौन सा सब्सिक्वेंट। अब अगर मान लीजिए फॉर्मर कोर्ट था आपका, मान लीजिए अगर फॉर्मर कोर्ट था कोर्ट 1 और जो सब्सिक्वेंट है जहां मैटर चल रहा है वो है आपका कोर्ट 2, इससे रिलेटेड कुछ एसेंशियल्स रेस जुडिकेटा के यहां पे लिखे हुए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो भाई जब ऑलरेडी एक कोर्ट मैटर डिसाइड कर चुका है जो कि है कोर्ट 1 ऑलरेडी मैटर डिसाइड कर चुका है बिटवीन दी सेम पार्टीज एंड एवरीथिंग, तो इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे, इस सूट पे रेस जुडिकेटा कब एप्लीकेबल होगा, तो क्या क्या होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए इधर, ठीक है, पार्टी सेम होनी चाहिए और दे आर क्लेमिंग अंडर द सेम टाइटल, ठीक है, मैटर इन इशू वही होना चाहिए, मैटर इन इशू, और मैटर इन इशू कैसे होना चाहिए, सेम, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली द मैटर इन इशू होना चाहिए, दोनों प्रोसीडिंग। इसके अलावा ये भी लिखा है, अगर आप इसका एंड का पोर्शन देखेंगे तो इसमें एंड के पोर्शन में ये भी लिखा है 11 में, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल इन अ कोर्ट, यहां से जरा बेरेक्ट देखिए, इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। पहले जिसमें डिसाइड हुआ है उसमें क्या जरूरी है कि ये जो पुराना कोर्ट था ये कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस सब्सिक्वेंट को भी ट्राई करने के लिए। कहने का मतलब जो इस कोर्ट में सूट फाइल किया गया है, अगर ये सेम सूट पहले जब यहां ओरिजिनल सूट फाइल किया गया था उस समय पे अगर इस कोर्ट में किया जाता तो ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होता। अगर ये कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं था, इन दैट केस रेस जुडिकेटा नहीं लगेगा। तो ये भी एक एसेंशियल है कि जो सब्सिक्वेंट कोर्ट में जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है वो अगर इधर किया जाता उस समय तो ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होता, तभी रेस जुडिकेटा लगेगा सब्सिक्वेंट वाले पे, अदरवाइज नहीं। इसीलिए इधर लिखा है in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court, और इस कोर्ट ने उसको फाइनली heard and decide कर दिया हो, finally heard and decided by this court। ये कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, किस वाले के लिए, सब्सिक्वेंट वाले मैटर को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए जिसने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है, प्लस इस कोर्ट ने उस मैटर को फाइनली हर्ड एंड डिसाइड कर दिया हो, अभी कुछ पेंडिंग ना हो, सब कुछ कंप्लीट है। तो ये जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल इधर हुआ है इस पे रेस जुडिकेटा लगता है, अगर ये एसेंशियल फुलफिल हुए हैं तो। आई होप दैट इज क्लियर। ये आपको कोर्ट की कॉम्पिटेंसी वाली बात थोड़ी समझ में आई या नहीं। हमें ये भी देखना है कि जिस कोर्ट के डिसीजन की वजह से हम इस कोर्ट को बार कर रहे हैं अंडर रेस जुडिकेटा, जिस कोर्ट के डिसीजन की वजह से ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस सब्सिक्वेंट वाले मैटर को सुनने के लिए। जिस दिन यहां ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था उस दिन ये कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है और उसको आपको करना पड़ता है याद, क्योंकि आप ये बात समझने को तैयार ही नहीं, इसलिए। ठीक, तो जरा समझ लीजिए कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट को लेने के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन अभी आएगा। चलिए, तो ये मेरे ख्याल से बेसिक एसेंशियल्स आपको क्लियर हो गए भाई, रेस जुडिकेटा कब एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जरा बाकी के एक्सप्लेनेशंस पे आइए, अभी एक कहानी बची है इधर, और बची है अभी एक कहानी। ठीक, So देखिए explanation 2, for the purposes of this section the competence of a court shall be determined irrespective of any provisions as to right of appeal from the decision of such court। अब जो कॉम्पिटेंसी की बात चल रही है कोर्ट के कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंसी इस बात से डिसाइड नहीं होगी कि इसकी अपील कहां जाती है। हो सकता है इसकी अपील कहीं और जाती है, इसकी अपील कहीं और जाती है, इस बात से कॉम्पिटेंसी डिसाइड नहीं करेंगे कि जो सब्सिक्वेंट सूट फाइल हुआ था वो एंटरटेन करने के लिए ये सूट कॉम्पिटेंट था या नहीं। अपील से ये डिटरमाइन नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट मैटर और बाकी ज्यूरिसडिक्शन देखने पड़ेंगे कि वेदर इट इज कॉम्पिटेंट। अपील कहां जाती है इस बात से कोर्ट की कॉम्पिटेंसी डिसाइड नहीं होगी। ठीक, इसके बाद देखिए एक्सप्लेनेशन 3, ये इंपॉर्टेंट है। द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन द फॉर्मर सूट हैव बीन एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड ईदर डिनाइड और एडमिटेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बाय द अदर। अब जो मैटर इन इशू जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि ये जो मैटर इन इशू है ये सेम होना चाहिए, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए दोनों प्रोसीडिंग्स में। ये जो मैटर इन इशू है ये एक सूट में एलिज किया गया हो, पिछले सूट में वो उठाया गया हो और दूसरी पार्टी ने उसको डिनाई या एडमिट किया हो। अगर हम इस ग्राउंड पे कह रहे हैं कि साहब सेम मैटर इन इशू है इन दोनों के बीच में, पहले एक कोर्ट इसी मैटर इन इशू को डील कर चुका है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा रेस जुडिकेटा के लिए कि ये मैटर इन इशू एक्चुअली रेज हुआ था और रेज होने के बाद इसको दूसरी पार्टी ने या तो डिनाई किया था या उसे एडमिट किया था। ये है आपका एक्सप्रेस रेस जुडिकेटा कि यहां वो मैटर उठाया गया और यहां वो या तो डिनाई कर दिया दूसरी पार्टी ने, एडमिट, और उस पर फिर कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। ठीक, और वो सेम मैटर इन इशू सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में भी लाया गया है। तो एक्सप्लेनेशन 3 कहता है कि जिस मैटर इन इशू की वजह से हम रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल कर रहे हैं वो पिछली प्रोसीडिंग में एलिज हुआ हो और उसको या तो एडमिट या डिनाई किया जाना
चाहिए। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 4। अब देखिए 3 और 4 में बेसिक डिफरेंस समझना। 3 कहता है जो मैटर उठाए गए वो अगर दोबारा सब्सिक्वेंट कोर्ट में उठाए गए हैं तो रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। 4 कहता है, ये बात करता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की, तो वहां लिख लीजिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, और इसको समझ भी लीजिए 3 और 4 के डिफरेंस को और इस कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा को। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का क्या प्रिंसिपल है जो 4 में दिया है, देखिए जरा। एनी मैटर विच माइट एंड ऑट टू हैव बीन मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit। अब ये जो एक्सप्लेनेशन 4 है जरा इसको समझिए। एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है, 3 तो ये कह रहा था कि वो सेम मैटर इन इशू यहां रेज हुआ हो और फिर दोबारा यहां रेज हुआ हो, उसको या तो डिनाई किया हो या तो उसको एडमिट किया हो, और फिर सेम मैटर इन इशू आपने दोबारा उठा लिया। ये तो एक्सप्लेनेशन 3 ने बता दिया। लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 ये कह रहा है कि यहां एक मैटर इन इशू उठा था, लेकिन एक दूसरा मैटर इन इशू जो नए सूट में उठाया गया उसे भी यहां रेज किया जा सकता था, पार्टी ने रेज नहीं किया। एक जो मैटर इन इशू उन्होंने इधर रेज किया वो यहां भी रेज किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने रेज नहीं किया, और अब वो इस सूट में वो मैटर इन इशू रेज कर रहे हैं, तो इस पे भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। भले ही वो मैटर आपने इधर रेज नहीं किया था, लेकिन वो मैटर ऐसा है जो रेज किया जा सकता था। एक एग्जांपल से इसको समझ लीजिए जरा, रेस जुडिकेटा की कहानी कंस्ट्रक्टिव वाली। तो देखिए होता यह है, मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पीस ऑफ लैंड है जो कि किसकी पोजेशन में है, बी की पोजेशन में है, और ए जो है वो मांग रहा है ये लैंड, वो ये लैंड मांग रहा है, एंड बीइंग द ओनर मांग रहा है, ही इज बीइंग द ओनर मांग रहा है। टाइटल क्या है, ओनर का। अब मैटर इन इशू क्या होता है, मैटर इन इशू वो है जो इसे इस लीगल कैपेसिटी में लाके खड़ा कर रहा है, इस टाइटल को, या इसको जो जो चीज इसको वो टाइटल दे रही है या कॉज ऑफ एक्शन दे रही है, वो क्या है, मैटर इन इशू है कि ये ओनर बना कैसे। अब मान लीजिए एक सूट फाइल किया है ए ने अगेंस्ट बी कि भाई साहब ये लैंड तो मेरा है, क्योंकि ये लैंड मुझे कैसे मिला है, ये कहता है मुझे सक्सेशन में मिला है। क्या कहता है, सक्सेशन में मिला है अपने फादर से। ये ग्राउंड इसने रेज किया। सो दैट इज द मैटर इन इशू इन दिस सूट। यस और नो, समझ में आ रहा भाई? जरा यस नो लिखते जाइए, क्योंकि थोड़ा सा ऐसी चीज है जो बड़े आराम से समझ नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप कम्युनिकेट करते रहेंगे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस, चलिए। तो ये इसने पहले सूट में ये रेज किया कि बीइंग द सक्सेसर ही इज द ओनर, और इसीलिए उसको पोजेशन मिलनी चाहिए। यहां पे इसका सूट डिसमिस हो गया, सक्सेशन के थ्रू ये प्रूफ नहीं कर पाया। मान लीजिए ये कहना चाह रहा था कि मैं अडॉप्टेड सन हूं उस पर्सन का, और ये अपना अडॉप्शन लॉफुल क्लियर नहीं कर पाया कि वो लॉफुल अडॉप्शन है जिसके थ्रू ये सन बना, इसलिए किसी भी ग्राउंड पे इसका सक्सेशन का सूट डिसमिस हो गया। अब ये दोबारा एक सूट फाइल करता है अगेंस्ट द सेम पार्टी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। इधर मैटर इन इशू इसने क्या उठाया, एक ऐसा ग्राउंड उठाया, अब ये कह रहा है कि साहब सक्सेशन नहीं, जिस व्यक्ति का ये ओरिजिनल लैंड था उसने मुझे थ्रू विल ये दिया है। कैसे दिया है? थ्रू विल मुझे दिया है, वसीयत में लिख के दिया है। ओनर में कैसे बना? थ्रू विल बना। टेस्टामेंट्री ट्रांसफर था, इधर मैटर इन इशू क्या है, टेस्टामेंट्री ट्रांसफर, और उसका प्रूफ होगा वो विल। अब ये कह रहा है कि मुझे विल में मिला है ये लैंड। अब आप बताइए ये जो सब्सिक्वेंट सूट है जिसमें ये कह रहा है कि विल के थ्रू मुझे मिला है, यहां पे जो इसने बात रेज करी, यहां पे जो मैटर इन इशू इसने रेज करा, क्या ये पिछले सूट में रेज किया गया था? द आंसर इज नो, पिछले में रेज नहीं किया। पहले एलिज किया था क्या ए ने क्या पहले एलिज किया था कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर विल के थ्रू हूं? नहीं, इसने ये बात एलिज नहीं करी थी। तो इस पे क्या एक्सप्लेनेशन 3, इस पे क्या एक्सप्लेनेशन 3 एप्लीकेबल है? क्या एक्सप्लेनेशन 3 के हिसाब से इस पे रेस जुडिकेटा लगेगा? आंसर इज नो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 कहता है वो मैटर इन इशू, आप एक्सप्लेनेशन 3 को देखिए, यहां लिखा है वो जो मैटर है वो रेज हुआ होना चाहिए और उसको या तो डिनाई या एडमिट किया हो। यहां इसने ये मैटर रेज ही नहीं किया था, पिछले सूट में तो उसने सिर्फ सक्सेशन बोला था। इसीलिए एक्सप्लेनेशन 4 आता है जो प्रिंसिपल लाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का, और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये कहता है कि ऐसा मैटर जो आपने रेज तो नहीं किया था पिछले सूट में, लेकिन आप कर सकते थे, विच ऑट टू बी रेज्ड लिखा है इधर, which ought to be raised। 4 में आप देखिए लिखा है might and ought to be raised, किया जा सकता था, तो करना था ना भैया। हमने क्या पढ़ा है? कोर्ट का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ सूट पढ़ा है, इसलिए बाकी चीजें पहले पढ़ाएंगे ताकि ये थोड़ा ज्यादा कनेक्ट हो पाए। फ्रेम ऑफ सूट पढ़ा है, फ्रेम ऑफ सूट पूरे ऑर्डर का
अगर एसेंस निकाला जाए तो क्या था कि भैया आपके सूट की फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए कि फाइनली ये मैटर डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिसाइड हो जाए, इसके बाद कुछ रह ना जाए। इस तरीके से आपको फ्रेम करना है अपने सूट को। और आपने क्या करा, एक ऐसा मैटर जो आप वहां रेज कर सकते थे, आपने नहीं करा। एक्सप्लेनेशन 4 इस मैटर पे भी रेस जुडिकेटा अप्लाई कराता है, इस पे भी। वो एक्सप्लेनेशन 4 के हिसाब से अब आप ये सूट फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि ये मैटर आप ऑलरेडी रेस कर सकते थे। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान लीजिए इस बात की जानकारी आपको वो सूट होने के बाद मिली, पहले इसको विल के बारे में नहीं पता था, इसमें कंडीशन भी रहेगी। देखिए, जब इसने पिछला सूट फाइल किया ऑन ग्राउंड ऑफ सक्सेशन, तभी अगर इसको पता था कि मेरे पास विल भी है तो उसे करना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो सूट ऑलरेडी डिसाइड हो, उसके बाद इसको किसी ने आके बताया, जो डिसीज्ड पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी है, उसके वकील ने आके बताया कि अरे बेटा तुम्हारे नाम की वसीयत भी लिख के गए थे पापा तुम्हारे, ये इसको बाद में पता चला, इन दैट केस इट विल बी अलाउड, अदरवाइज नॉट। तो ये किसके हिसाब से बार्ड है, ये जो सब्सिक्वेंट सूट है किसके हिसाब से बार्ड है भैया, ये वाला बार्ड है एक्सप्लेनेशन 4 के हिसाब से। कि भले आपने वो मैटर रेज नहीं किया था पिछले में, लेकिन आप कर तो सकते थे ना, तो कर सकते थे तो कर लेना चाहिए था। ठीक, ये है आपका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। शालिनी का डाउट है सर इट मींस ये बार्ड है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 4। दैट्स करेक्ट, करेक्ट, ये बार्ड है अंडर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, अंडर एक्सप्लेनेशन 4 इट इज बार्ड। आई होप दैट इज क्लियर, यस और नो? आया भाई समझ में? फटाफट बताते जाओ, काफी समय ऑलरेडी अपना टेक खा गई है आज का। चलिए, ऑल राइट, सो दैट इज एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 5 देखिए, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। आपने एक सूट में मान लीजिए अगर 4 रिलीफ क्लेम करे और कोर्ट ने सिर्फ 3 पे ही डिक्री ग्रांट करी है, एक के बारे में बात ही नहीं करी। आपने 4 रिलीफ क्लेम करे सूट में, 3 पे डिक्री आई है, एक के बारे में कोर्ट ने बात ही नहीं करी, तो मान लिया जाएगा कि वो जो आपका रिलीफ है वो रिफ्यूज कर दिया। अगर उसके बारे में कुछ कहा नहीं है कोर्ट ने, उस पर डिक्री नहीं दी है, तो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, वो रिफ्यूज कर दिया गया रिलीफ। ये है एक्सप्लेनेशन 5। इसके बाद आइए एक्सप्लेनेशन 6। वेयर पर्सन्स लिटिगेट बोना फाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट और ऑफ अ प्राइवेट राइट क्लेम्ड इन कॉमन for themselves and others, all persons interested in such right shall for the purpose of this section be deemed to claim under the person so litigating। ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव सूट्स की बात कर रहे हैं, आप लिख लीजिए चाहे तो वहां, ये बेसिकली बात चल रही है रिप्रेजेंटेटिव कि अगर एक रिप्रेजेंटेटिव ने सूट फाइल किया बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे, तो अब मान लो वो हार गया रिप्रेजेंटेटिव सूट, तो वो डिक्री सबके अगेंस्ट एप्लीकेबल होती है, ये आपने पढ़ा। अब उनमें से कोई व्यक्ति जाके कि भैया वो तो रिप्रेजेंट ने किया था, अब हम आ रहे हैं सूट फाइल करने, ये नहीं चलेगा, माना जाएगा कि आपने ही सूट फाइल किया था। तो यहां भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, जहां किसी और ने आपको रिप्रेजेंट किया था इन अ सूट, अब आप नहीं जा सकते दोबारा लेके। ठीक, इसके बाद देखिए 7 सिंपली ये बताता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे भी एप्लीकेबल है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ प्रोसीडिंग्स फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। बस इतना लिख लीजिए, जैसे एक्सप्लेनेशन 7 बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे भी एप्लीकेबल है रेस जुडिकेटा। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 8 पे आइए, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, मतलब आपको क्योंकि याद करना है, थोड़ा सा समझ लेंगे। जो मैंने आपको 11 का लेटर पार्ट बताया था ना इस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को लेके, उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 8 है। अब जरा एक एग्जांपल से एक्सप्लेनेशन 8 को समझिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट 1 में एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ, डिसाइड हो गया, और मैटर इन इशू सब्सटेंशियली एंड डायरेक्टली इन इशू है, दोनों सूट में पार्टी वार्टी सेम है, सब कुछ सेम है। हमने एक एसेंशियल 11 में ये भी पढ़ा है कि जो सब्सिक्वेंट सूट है जिसको आप रोक रहे हैं, जिस पे आप रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल कर रहे हैं, ये भी एक कंडीशन है सेक्शन 11 में कि जो फॉर्मर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए इस सूट को भी एंटरटेन करने के लिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए इस कोर्ट में जब वो ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था, एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड का डिस्प्यूट था वो, और इधर पे मान लीजिए ये फाइल हुआ था 1990 में। अब 1990 में इस लैंड की कीमत 1990 में इस लैंड की कीमत थी 10 लाख रुपए, और ये सूट इस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ था क्योंकि इसका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन लेट्स से 12 लाख था कि 12 लाख तक के मैटर ये कोर्ट सुन सकता है। कितना पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन? 12 लाख तक का। ठीक, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, इसलिए सूट हो गया। अब 1990 में ये मैटर डिसाइड हो गया है। बाद में एक पार्टी सेम सूट लेके एक दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास जाती है, इसके पास, और ये जो पीस ऑफ लैंड है, ये जो सब्सिक्वेंट सूट है, लेट्स से ये आया है 2000 में, सन 2000 में आया है, वो 1990 में था, ये 2000 में आया है, या मान लीजिए ये 2010 में आया है, 2010 में ये सूट आया है। अब ये जो प्रॉपर्टी थी जो 10 लाख रुपए की थी, आज की डेट में वो लैंड कितने का हो गया है इधर भैया?
तो जो 10 लाख का था 1990 में, 2010 में वो 1 करोड़ के आसपास आ गया होगा। अपन मान लेते हैं 80 लाख, अपन मान लेते हैं 80 लाख हो गया, कि वो 80 लाख हो गया प्राइस उसका। अब अगर आज जो सूट फाइल हुआ है 80 लाख के उसी प्रॉपर्टी के लिए, अब जरा इस सवाल का जवाब मुझे दीजिए कि ये 80 लाख का सूट अगर इस कोर्ट में फाइल किया जाता उस समय, तो क्या ये कोर्ट कॉम्पिटेंट होता? इसकी कॉम्पिटेंसी कितनी थी? 12 लाख रुपए थी इसकी, जब यहां ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था। कितनी थी? 12 लाख रुपए। तो क्या 80 लाख का सूट एंटरटेन करने के लिए कॉम्पिटेंट था ये? नहीं। तो क्या रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल हो जाएगा? सॉरी, रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा क्या? वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग हो जाएगी? इससे तो पूरे रेस जुडिकेटा के प्रिंसिपल का पर्पस ही फॉरफिट हो गया। फिर मजाक बना दिया आपने तो रेस जुडिकेटा को। फिर जो पर्पस था कि भैया सेम चीज का डिस्प्यूट दोबारा नहीं सुनेंगे अपन सेम पार्टी के बीच, वो पर्पस फॉरफिट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशंस को सेव करने के लिए एक्सप्लेनेशन आर्ट लिखा है, जरा पढ़िए। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, 12 लाख तक का ज्यूरिसडिक्शन था, इसने डिसाइड किया है कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू शैल ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट, नॉटविथस्टैंडिंग दैट such court of limited jurisdiction was not competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because of being a court of limited jurisdiction, because of being a court of limited jurisdiction, अगर ये कोर्ट उस समय सक्षम नहीं था आज जो सूट फाइल हुआ है सब्सिक्वेंट उसको एंटरटेन करने के लिए, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, तो इस पे भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा, ऐसे सब्सिक्वेंट सूट पे भी रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज होता क्या कि इस तरीके के केसेस का फायदा उठा के दोबारा कोर्ट को सताने चले जाते हैं, और जैसा हमने पढ़ा कि भैया कोर्ट का समय ही सब कुछ है, कोर्ट का टाइम ही सब कुछ है, तो फिर तो रेस जुडिकेटा का पर्पस फॉरफिट हो जाता। इसलिए एक्सप्लेनेशन आर्ट इधर लिखा है। आई होप यू गॉट दिस। यस और नो लिख के एक बार जरा तुरंत बता दीजिए अब एक्सप्लेनेशन आर्ट आपके समझ आया या नहीं, और जो 11 का लेटर पार्ट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो क्यों समझाना चाह रहा था, आई होप यू गॉट दैट एज वेल। यस और नो हो गया? दैट्स अबाउट रेस जुडिकेटा। एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अब मेरे ख्याल से रटेंगे नहीं, आप समझ लिया है, याद रखिएगा इन्हें, ठीक? एसेंशियल्स ध्यान रखिएगा, और ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो भैया रेस जुडिकेटा से इतने बनते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा क्लियर हुआ है तो काफी सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन रेस जुडिकेटा एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू भी नंबर ऑफ बनते हैं।